जवाबदारी कचरा साफ करने की थी, वही कचरा फेंके सड़कों पे। अब इस तरह की भूल अक्षम्य है, इस तरह का दुस्साहस अक्षम्य है। वेतन देर से मिला, कलेक्टर ग्वालियर बताए मुझे, टाइम लगना स्वाभाविक था, तो वो लग के उनका पेमेंट हो गया था सर। देखिए बहुत विलंब हुआ है। आप कमिश्नर हो ग्वालियर के, ग्वालियर की स्वच्छता और बाकी सब चीजें आपकी जवाबदारी है। अब इतना विलंब वेतन में हो जाए कि आपके कर्मचारी कचरा फेंक जाए, ये कोई सहन करने के लायक है? ये बिल्कुल गलत बात है। इनको बहुत हो गया, अब इनकी छुट्टी करो। ब्यूरोक्रेसी है कि मानती नहीं, वो भी तब जब गुड गवर्नेंस को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चेतावनी दे रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक ले रहे हैं। इसी कड़ी में ये वर्चुअली मीटिंग थी, जिसमें शहर की सफाई को लेकर ग्वालियर निगम कमिश्नर नप गए। उनकी छुट्टी के आदेश के बाद मुख्यमंत्री ने भिंड कलेक्टर की भी क्लास ली, जहां मामला था पीएम स्वनिधि योजना में लापरवाही का। सीएम ने भिंड कलेक्टर से क्या कहा, आइए देखते हैं। बाकी एक्चुअली क्या हो रहा है सर कि हम हितग्राहियों को कॉल कर रहे हैं सर, लेकिन कुछ हितग्राही लेने से सर मतलब मना करते हैं सर, और कुछ वापस पंजीयन करने के बाद सर ये इधर उधर की बात मत करो। कोई हितग्राही मना कर रहा है कि हमें लेनी नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई इनकार थोड़ी करेगा कि हमें नहीं चाहिए पैसे। आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो, बिल्कुल गंभीर नहीं हो। ये मेरे कॉल सेंटर की रिपोर्ट जरा मंगवा। पूरे आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं। आपको हम भेज भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि एसबीआई ने सबसे कम प्रिपेयर किए। जो लक्ष्य है उसके विरुद्ध भी और जो भेजे गए थे उसके विरुद्ध भी जो डिस्बर्समेंट है बहुत कम है एसबीआई का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी चौथी पारी में शासन करने के नए अंदाज के संकेत पहले ही दे दिए थे, जिसका असर सिस्टम पर दिख रहा है। प्रदेश में भूमाफिया, मिलावटखोर और अपराधी प्रशासन के निशाने पर है। पिछले एक महीने में 50 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। कई बदमाशों के खौफ की सल्तनत भी ध्वस्त कर दी गई है। दबंगई और खौफ पर चोट का सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि कांग्रेस शिवराज के शासन करने के इस नए स्टाइल को दूसरे नजरिए से देखती है। यह सब एक दिखावे की राजनीति चल रही है। शिवराज जी भारी दबाव में है। महाराज मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ना चाहकर भी उनको सिंधिया जी के 2 लोगों को मंत्री बनाना पड़ा है। अपने लोग राजेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन और अजय विष्णु जैसे कई उनके लोग हैं जिनको यशपाल सिसोदिया जिनको मंत्री नहीं बना पा रहे। भारी दबाव में, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव से हटने की राजनीति है। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह है, लेकिन सरकार का डिलीवरी सिस्टम ही विकास की योजनाओं को पूरे प्रदेश में अमली जामा पहनाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश में ये सिस्टम कमजोर है, लेकिन जहां जहां लूप होल्स हैं, मुख्यमंत्री उन्हें ही दुरुस्त करने और मशीनरी को रफ्तार देने में लगे हैं। दूसरी तरफ इसे राजनीतिक लिहाज से देखें तो आने वाले दिनों में नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। पिछले कार्यकाल में बीजेपी का सभी 16 नगर निगमों पर कब्जा था। इसे बरकरार रखना उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, 12 महीनों चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी के लिए यह भी कहा जा सकता है कि वो अभी से मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है शिव का तीसरा नेत्र। बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, ये बात, ये मिसाल याद आ सकती है शिवराज जी का। ये जो उनका एटीट्यूड और उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि इसके पहले के जो उनके कार्यकाल रहे हैं, 3 टर्म पहले भी वो मुख्यमंत्री रहे हैं और ये चौथी बार है जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। इसके पहले भी उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ है और उनका एक संवाद भी बहुत चर्चा में रहा है कि मैं, जो लोग सीधे रास्ते पर चलते हैं उनके लिए मैं पुष्प से भी कोमल हूँ, फूल से भी कोमल हूँ, और जो लोग टेढ़े रास्ते पर चलते हैं उनके लिए मैं वज्र से भी कठोर हूँ। लेकिन जो कोई व्यक्ति शालीनता की राजनीति करता है, सरलता की राजनीति करता है, तो उसकी भाषा को, इस तरह की भाषा को या इस तरह के एटीट्यूड को शुरू में लोग शायद बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ख़ासतौर से वो लोग जिनके लिए ये एटीट्यूड होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ दिनों की बात होगी और कुछ दिनों के बाद सब वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले जैसा रहा है। और शिवराज जी सरल मन के हैं, तो हम तो जाके उनके सामने अगर उनके पैर पकड़ लेंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन शिवराज जी शायद ये समझते हैं कि 2018 के कुछ सबक भी शायद उनको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हैं,
और व्यक्ति कई बार ये भी चाहता है कि ये जो मौका है, जो एक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्हें फिर मिला है, इस मौके को वो यादगार बना दें, एक ऐसे मौके में, एक ऐसे अवसर में ये बदल दें कि जो लोग उनके प्रति समालोचना के भाव से ये भी कहते हैं कि नहीं शिवराज जी सरल हैं, वो ये रौद्र रूप अख्तियार नहीं कर पाएंगे, उनको भी एक मैसेज हो कि मुझे जो मध्य प्रदेश की करीब करीब 7.5 करोड़ जनता ने जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी सख्ती से, पूरी कठोरता से भी निभाऊंगा और मुझे कहीं कोई इससे परहेज नहीं है। अब ये तो वक्त बताएगा कि शिवराज अपने इस एटीट्यूड के साथ कैसे और कितना और कहाँ तक आगे बढ़ते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए ज़रूर उनका मैसेज बहुत साफ़ है और कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में भी ये बात सामने नज़र आती है। मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी, बहुत स्वागत करता हूँ। विंध्य की वाणी है वो। प्रणाम सभी जी, को प्रणाम। नमस्कार। और संजय यादव जी हैं, युवा तुर्क हैं कांग्रेस के और विधायक भी हैं और मुस्कुरा दिए तिवारी जी के नाम पर। तिवारी जी की सफलता यही है कि प्रतिद्वंदी अगर तिवारी जी जैसा हो तो व्यक्ति मुस्कुरा देता है कि इनको सुनकर आनंद की प्राप्ति होगी, भले ही कुछ कटु वचन क्यों ना हो। तो चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, बीजेपी कांग्रेस का ये प्रेम बना रहे। दिनेश जी, पहली मैं आप ही की टिप्पणी लेकर, भाई की तरह है। जी बिल्कुल सही बात है। पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह आप देखते हैं शिवराज जी का ये अंदाज है? एक मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत तलखी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जैसा इस बार बहुत कुछ, पिछली बार जैसा नहीं होगा उनके पिछले कार्यकाल की तरह, बहुत कुछ बदलेगा। खासतौर से प्रशासनिक मशीनरी से डिलीवरी, इसको लेकर उनका अंदाज बहुत अलग होगा। क्या कहेंगे शरद जी? देखिए, ये उनका अंदाज बहुत चिरपरिचित अंदाज है। अब हमने हर टेन्यूर में देखा है, अलग अलग तरह से वो सामने आता है। कभी हमने नायक के रूप से उनकी एक तुलना करके देखी थी, अलग तरीके से जो उनको देखा था। लेकिन ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण के लिए इस तरह के जो एक्सरसाइज राजनेता करते हैं, वो शायद ठीक अप्रोच नहीं है। क्योंकि नौकरशाही को खुद ये मानना पड़ेगा कि उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है। यदि वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, तब फिर राजनेताओं को चाबुक हाथ में लेने की आवश्यकता पड़ती है। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार हम ये महसूस कर रहे हैं, मतलब हर वर्ग महसूस कर रहा है, आम आदमी भी, कि डिस्टेंस जो है प्रशासन और जनता के बीच बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है मुझे इसमें जो राजनेताओं के फैंसी तौर तरीके होते हैं ना, जो मौसम के साथ आते हैं कि आप रात्रि गांव में बिताइए, या जो अभियान चलाए जाते हैं जिस तरह के, उनके कारण भी जो अधिकारी है वो अपनी जवाबदेही को ठीक से वो भूल गया है, मुझे ऐसा लगता है। अन्यथा ये तो रूटीन की चीज़ें हैं कि आप दौरा करेंगे, आम जनता की सुनेंगे। आम जनता की सुनवाई के लिए दिन क्यों? आप तो 24/7 सरकारी मुलाजिम हैं, तो आप उनकी समस्याएं सुनिए। और यदि कोई भी जो है यदि ग्रीवेंसेज आपके ज़िले में बढ़ रही हैं, तो नीचे अमले पर आप कार्रवाई करिए। तो जो स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए, उसके लिए आपको इतना बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और चीफ मिनिस्टर के पास तो वो पावर है कि एक शिकायत पर आप हटा सकते हैं। उसके लिए हमने बहुत सारा, उनके पास इंफॉर्मेशन का नेटवर्क होता है, ज़िले की फीडिंग का तरीका होता है। तो ये जो है, उसके बजाय जो सख्ती दिखना चाहिए कि जो है मुख्यमंत्री सख्त मुख्यमंत्री है और उनको बख्शा नहीं जाएगा एक छोटी सी भी शिकायत पर। मुझे लगता है कि हमें उसके लिए शायद तैयार रहना चाहिए। और आने वाला वक्त, जो बात आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस स्वरूप में भी हमें नज़र आ सकते हैं कि हमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक तौर पर फेरबदल और बात को ठीक तरीके से ग्रहण न करने वाले अधिकारियों का महत्वपूर्ण पदों पर, जिसमें से कुछ के संकेत तो हमें आज ही मिल गए। ग्वालियर की अगर हम बात करें, जहां ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई हो ही गई है उनको हटाने की, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें आगे देखने को मिल सकती हैं। मैं पहली टिप्पणी यादव जी की एक लेकर फिर आगे बढ़ता हूं तिवारी जी की तरफ। संजय जी, प्रशासनिक कसावट की बात आपकी सरकार के समय भी काफ़ी हुई, लेकिन ये बात भी सही है जो बात दिनेश जी ने कहने की कोशिश की है कि क्या ये प्रशासनिक अमला थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड होने की तरफ बढ़ गया है? क्या ये चीज़ों को ये मानने लगा है कि परमानेंट गवर्नमेंट तो वही हैं और उन पर किसका जोर चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा? मुख्यमंत्री उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं या हटा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास क्या है? ख़ासतौर से
जो केंद्रीय सेवा के, अखिल भारतीय सेवा के हमारे अधिकारी हैं उनके प्रति। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं मुख्यमंत्री की इन कोशिशों को? समालोचना आलोचना के साथ कुछ ऐसा भी होगा जो आपको अच्छा लगता होगा तो कृपया वो भी जरूर बताइएगा। जी, मेरे को कुछ अच्छे के साथ साथ मैं आपसे समझना चाहता हूँ आदरणीय तिवारी जी से, क्योंकि मेरे को जिस चीज में ज्ञान का अभाव ना हो, कि शिव जी की अगर तीसरी नेत्र खुलती है तो क्या होता है, और अगर शिव जी की नेत्र खुली है तो सिर्फ ग्वालियर के लिए क्यों खुली है? क्या बाकी जगह तांडा हो रहा है क्या? अगर शिवराज जी चौहान सही में ईमानदारी से अगर प्रशासनिक कसावट चाहते हैं, जैसी कांग्रेस शासन काल में 15 महीने में प्रशासनिक कसावट इतनी जबरदस्त थी कि आपकी सरकार आपके द्वार के तहत प्रत्येक कलेक्टर को, प्रभारी मंत्री को क्षेत्र में जाके पंचायत स्तर पर जनता की समस्याएं सुन के वहां तत्काल हल करते थे। चूंकि शिवराज जी दबाव में हैं और जब व्यक्ति सत्ता के अहंकार में होता है तो दबाव अपने आप को सुरक्षित करता है, और शिवराज जी अभी दबाव में है और वो सिंधिया जी का दबाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, और वो दबाव कमलनाथ जी झेल नहीं पाए, शिवराज जी को झेलना पड़ रहा है क्योंकि इनको सत्ता प्यारी है। लेकिन शिवराज के कार्यकाल में ये माना जाता है, उस समय में दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में भी लोग बोलते रहे 2003 वाले कार्यकाल में कि अफसरशाही पे नियंत्रण नहीं है, अफसर सरकार चलाते हैं, चाहे शिवराज जी की हो और दिग्विजय सिंह जी की 5 साल हो। तो लोग, पुराने लोग बताते हैं, हमारे अनुभवी लोग हैं जो तिवारी जी को मालूम होगा कि प्रशासनिक नियंत्रण अगर किसी का रहा मध्य प्रदेश में तो वो अर्जुन सिंह जी, प्रकाश चंद्र सेठी जी और सुंदरलाल पटवा जी के बारे में बोलता है। शिवराज जी का प्रशासनिक नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि शिवराज जी अकेले वन मैन शो हैं। अगर आपने इन 8 महीनों में जिले में प्रभारी मंत्री, हर महीने प्रभारी मंत्री जाते तो ये समस्याएं शिवराज जी को नहीं उठाना पड़ती जो आज अकेले फेस करना पड़ रहा है। आपने इतना मंत्रिमंडल बनाया है, क्यों नहीं उनको जिले में जाके जिले में भेजकर जो जनता की समस्याओं को निदान करने के लिए जो प्रभारी मंत्री को इतना अधिकार क्यों नहीं देते? आप अकेले क्यों काम करना चाह रहे? काम करिए आप, अच्छी बात है, हम कहते 24 घंटे काम करिए, लेकिन जब तक आप अपने मंत्रियों को कमजोर रखोगे, प्रभारी मंत्री जिलों में जाएंगे नहीं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर शिवराज जी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कलेक्टर के साथ करते हैं, वो प्रभारी मंत्री आ नहीं रहे, विधानसभा सत्र चल नहीं रहा, जनता की जवाबदारी विधायकों की, जनप्रतिनिधियों की होती है। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कलेक्टरों के साथ करते हैं तो आप उसमें विधायकों को भी बिठा लेना, तो आप दूध का दूध, पानी का पानी, जो ग्वालियर में समस्या आई है प्रत्येक जिलों में ये समस्या है कि जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही, अफसरशाही बेलगाम है। हमारे यहाँ तो और ज्यादा स्थिति खराब है क्योंकि कोई मंत्री नहीं है। विंध्याचल में इसलिए स्थिति खराब है कि कोई मंत्री नहीं है, तो महाकौशल विंध्याचल की स्थिति तो बहुत खराब है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। विधायक जो सत्ताधारी दल के लोग इतने डरे हुए हैं, उनको लालच लग रहा है कि हम इसलिए ना बोले कि हमें मंत्री बना दे, उसका दंश जबलपुर महाकौशल झेल रहा है। लेकिन मैं शिवराज जी से ये निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, तिवारी जी के माध्यम से, कि आप तीसरी नेत्र ग्वालियर अकेले में नहीं पूरे प्रदेश में खोले और अफसरशाही पे नियंत्रण करें, लगाम कसे, तभी जनहित की जो आप बात कहना चाह रहे हैं, जनहित की गाड़ी पटरी पे जब ही आएगी जब निचले स्तर पर आपकी लगाम कसी जाएगी, वो भी प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से। तिवारी साहब, आपने सुनी सारी बातें दिनेश जी की भी, और इसके बाद आपके मित्र और छोटे भाई संजय यादव जी की भी बात सुनी। आप क्या कहेंगे? तीसरे नेत्र को लेकर भी उन्होंने कहा है, अब ये मैंने भी व्याख्या पहली बार सुनी है। जी बोलिए जी। आदरणीय दिनेश जी का माननीय शरद जी बहुत अनुभव है, और उनकी बातों को समझ करके हमें अपने में सुधार ही करना चाहिए अगर कभी वो कुछ कमेंट करते हैं तो। और हर तटस्थ वक्ता जो बैठता है प्राय उनकी बातों को हमें कहीं न कहीं संज्ञान लेना, ये मुद्दी बात। पर कांग्रेस के मित्र मेरे छोटे भाई विषय पर अगर उन्होंने कोई बात करी हो जो आपका विषय है, उन्होंने तीसरा नेत्र पकड़ लिया, उसकी व्याख्या उन्होंने कर दी। अरे भैया, तीसरा नेत्र जो खुला है वो जनता को सुविधा दिलाने के लिए, सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, और सबसे बड़ी बात जो होती है सीएम की लॉ एंड ऑर्डर, उसको भी दुरुस्त करने के लिए। और वो हमेशा से
जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भी बताया, आदरणीय मेरे शरद जी ने भी कहा, वो हमेशा से इसमें चेतना युक्त रहे। यादव जी ठीक है, विपक्ष में अपन का आलोचना कर लीजिए। जहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का सवाल है, तो मुझे जितना याद है, मैं स्टूडेंट था तब डीपी मिश्रा इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के थे। सख्त प्रशासन में अगर नाम लेना है तो डीपी मिश्रा से शुरू करना पड़ेगा, इसके पहले का मुझे याद नहीं। इन प्रदेश के अंदर पूरे ज्वाइंट मध्य प्रदेश में नारे लगे थे, बस्तर की गलियां खूनी है और डीपी मिश्रा, बस्तर की गलियां खूनी है, डीपी मिश्रा खूनी है। प्रवीण चंद भंजदेव को गोली से मार दिया था पुलिस ने जाकर के, आदिवासियों के इकलौते नेता थे। और इसलिए शक्ति की बात इस ढंग से सोचना अगर है तो प्रशासनिक शक्ति के मामले में वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा का नाम लीजिए जी, प्रशासनिक शक्ति में माननीय पटवा जी का, सुंदरलाल जी का नाम लीजिए, और एक नाम मैं, अगर अच्छा लगे गुप्ता जी तो मेरी मदद कर देना, मैं तो चेला हुआ आप सबका, अर्जुन सिंह जी का। प्रकाश चंद सेठी को हमें नहीं भूलना चाहिए। अर्जुन सिंह जी का बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं, अर्जुन सिंह तो आपने कह दिया भाई, वो मेरे आगे नेता है, मैं उनका, उनकी बड़ाई होगी तो मैं खुश होऊंगा यार भाई, वो अच्छी बात है। पर अर्जुन सिंह पर्ची में लिखते थे और फैसले करवाते थे, काय की शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, कौन सा आदर्श था। पर पीसी सेठी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, श्यामाचरण जी, बीके सकलेचा, सुंदरलाल पटवा और डीपी मिश्रा, इन लोगों के नाम से जब ये वल्लभ भवन में बैठते थे या गाड़ी पहुंचती थी तो इधर उधर जो थे वो सब अपनी अपनी सीट पे अपने आप बैठ जाते थे, जबकि ये कभी उन सीटों को देखने झांकने नहीं जाते थे। शिवराज जी जैसा आदरणीय शरद जी ने कहा, बहुत सरल, और उनकी सबसे बड़ी खूबी कि आम आदमी को सुलभ, उससे बड़ी खूबी निर्णयों में आम आदमी की सेवा, उसकी आर्थिक उन्नति की झलक, उसको किसी भी दुख के वक्त हम कौन सा सहयोग दे दे, मरने पर हम 5,000 भेज दे, दुर्घटना में मरने पर हम 4 लाख दे दे, किसान को हम 4,000 दे दे। अभी बहस इस बात की थी। चलिए तिवारी साहब, मैं दूसरे चरण की तरफ आता हूं। एक सेकंड में पूरे कर दे, एक सेकंड। भिंड के कलेक्टर ने जिस ढंग का उत्तर दिया, आदरणीय गुप्ता जी ने भी सुना, हम सबने सुना, उनने कहा कि साहब कुछ लोग 4,000 रुपए लेने से मना कर रहे हैं। इस स्थिति में कोई मुख्यमंत्री किसी कलेक्टर को क्या कहे, और इसलिए उन्होंने जो रुख अख्तियार किया है, ये तो ठीक है, एक कहावत हो गई, तीसरा नेत्र शरद जी ने ये शब्द दे दिया, पर सच में ये तीसरा नेत्र प्रदेश की व्यवस्था तंत्र को दुरुस्त करने वाला होगा। और जैसा गुप्ता जी चाहते हैं, जैसा समाज चाहता है और जनता चाहती है कि आजादी सच्ची मिले व्यवस्था तंत्र से और ये नौकरशाही कम हो, इसके लिए हम सब मिलके, कांग्रेस को भी आमंत्रण है तो वो भी अपने अपने क्षेत्रों में व्यवस्थापिका को ठीक करने का संघर्ष करे। बिल्कुल लौटूंगा आपकी तरफ। एक बड़ा सवाल मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। बशीर बद्र का एक शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर है, वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। यानी हम सबका व्यक्तित्व है, तिवारी जी का व्यक्तित्व है, अलग है, यादव जी का व्यक्तित्व अलग है, शरद जी व्यक्तित्ववान जो भी हो ना हो, जैसे भी हो, लेकिन उनका भी एक अदा है, एक शैली है, दिनेश जी का अपना एक अंदाज है, आप उसकी भी बात कर लीजिए। सवाल ये है कि क्या कई बार हम क्या हमारे आसपास कुछ ऐसा एक वातावरण बनाया जाता है, जैसा कई बार मैं भी देखता हूँ, एक संपादक के नाते मुझे भी सलाह मिलती है कि ऑफिस में अब आप ये कर दीजिए साहब, आप सीधे जो है डंडा उठा लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए सबको। अब ये चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन डंडा चलाने क्या प्रकाश चंद सेठी या डीपी मिश्रा अर्जुन सिंह हो सकते थे, या वीरेंद्र कुमार सकलेचा सुंदरलाल पटवा हो सकते थे, या नरेंद्र मोदी जी जो हैं क्या वेंकैया नायडू मोदी हो सकते हैं और मोदी जी वेंकैया नायडू हो सकते हैं। दरअसल हमारा एक व्यक्तित्व है, लेकिन इसका भान हमें ही होना चाहिए सबसे पहले कि बाहरी जो दबाव हमारे ऊपर कई बार आ जाते हैं। दिनेश जी, ये बड़ा अहम सवाल है। शिवराज जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी सादगी, उनकी सरलता, लोगों से उनका कनेक्ट, और सीधे व्यक्ति को गुस्सा भी काफ़ी तेज आता है, इससे इनकार नहीं है।
लेकिन जो उनका मूल स्वभाव है वही उनकी मूल ताकत है। और इतने अधिकार, जैसा आपने भी कहा, कि उनके पास हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करेंगे या आप बहुत अपनी भावों को चढ़ाएंगे तभी अनुशासन बनेगा। बहुत विनम्रता से भी कहा जा सकता है कि ये कलेक्टर साहब हटेंगे जी, नहीं आपका काम संतुष्टिदायक नहीं है। एक ये भी एक अप्रोच हो सकता है। बिल्कुल शरद जी, देखिए जो भरोसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि जो 5 साल बाद फिर जनता के सामने आपको जाना होता है, यदि आपने भरोसा जीता है तो निश्चित तौर पर जनता आपको चुनेगी। एक व्यक्ति को हम दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। हम किसी की छवि किसी दूसरे में देखने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं उसको जो है ठीक से आकलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और, जो प्रशासन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें जो है एक रेफरेंस के तौर पे बहुत सारी बातें हुई। देखिए क्या है कि जब सिस्टम को आप ऊपर से बदलना चाहते हैं कि नीचे से बदलना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। अर्जुन सिंह जी ने जो एक जिसके कारण उनकी जो हमेशा याद की जाती है वो थी एक मारुति खरीदी का एक छोटा सा केस था, जब वो मारुति नई नई आई थी और चीफ सेक्रेटरी जो थे उन्होंने अपनी मर्जी से उसको थोड़ा सा खरीद लिया। लग्जरियस मामला था, आजकल इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन एक सिद्धांत तय उन्होंने तत्काल उनको बदल दिया था। तो उसका एक संदेश स्पष्ट था कि वो क्या पसंद नहीं करते। लेकिन अब जब नीचे आप किसी एक को हटाते हैं और दूसरी जगह इसी तरह के जब मामले होते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं आते। आपको जो आचरण की बात है बेसिकली जो है मूलतः, तो आप जो अधिकारियों का जो आचरण है जनता के प्रति जवाबदेह का वो है कि नहीं, और वही भाव लाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आप देखिए यदि वो भाव नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। आप सीएम हेल्पलाइन बना लीजिए, कितने भी आप सुशासन की कोशिश कर लीजिए, नहीं होगा। यहाँ आज की तारीख में जो समस्या शायद मुझे लगता है कि शिवराज जी खुद महसूस कर रहे होंगे, जिसके कारण उनको ये सब एक छोटी सी घटना पर जो है कि कचरा फैला हुआ है। तो स्वच्छता तो पूरा हमने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक विषय है, तो वो उनको इतना बड़ा जो है एक निर्णय लेना पड़ा कि कहना पड़ा आपको कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कि जो है आप बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं तब होती हैं जब हम जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ये एक बड़ा चैलेंज ज़रूर होता है। बहुत संजय जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, छोटी छोटी टिप्पणियां आपकी चाहूँगा मैं, आपकी और तिवारी साहब की। समय की मर्यादा का ध्यान रखिएगा, 30-30 सेकंड में जी। बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में ये बात कहना चाहता हूँ कि ये बात सिद्ध हो गई है। चाहे तिवारी, आज की वार्ता का जो फायदा मिला है ये मिला है कि 15 साल तक मतलब अफसरशाही बेलगाम थी। अब शिवराज जी कोशिश कर रहे हैं, और शिवराज जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हो सकते हैं, सरल हैं, सहज हैं, ये बात मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन ये बात भी स्वीकार करना पड़ेगी कि आप सबकी वार्ता से बातों से ये लगा कि विगत 15 साल तिवारी जी की बातों से झलकता है कि 15 साल शिवराज जी के हाथ में लगाम थी, 13 साल तो अफसरों पर उनके ऊपर नियंत्रण नहीं था। अगर आप वो करने की कोशिश कर रहे तो उनका स्वागत है। ये दृष्टि है। और तिवारी साहब की तरफ मैं चलूंगा, लेकिन छोटा अपडेट कि कटनी एसपी और ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया गया है, जो इस वक्त का बड़ा न्यूज अपडेट है। कटनी एसपी और ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया गया है। जी तिवारी साहब। जी, ये यादव जी का जवाब तो पेशेवर राजनीति की कथा, इसलिए मैं बहुत उधर नहीं जा रहा हूँ। पर आदरणीय गुप्ता जी ने जो कहा उस पर उन्होंने निश्चित रूप से ये बात कही कि भाई जो लोगों का स्वभाव और चरित्र पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस ने खराब किया है। तुम भी खाओ हम भी खाए, छाड़ दे छुट्टा चरे का, मत कहो काम कुछ करे का, तुम अहू चरा हम अहू चरी, चरबे के आजादी भैया देखे हम पहले खादी बा। ये जो एक चरित्र 50 साल में गढ़ा गया है, गुप्ता जी ने ठीक कहा कि इसको बदलना है, चलिए भावों को बदलना है जी। और अगर भाव बदल गए तो बहुत बड़ी आजादी पंडित जी में पहुंच जाए। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पहली बार दिखाने की कोशिश उन्होंने निरंतर की है, पहले भी और इस बार भी की है। धन्यवाद तिवारी साहब, धन्यवाद संजय जी और धन्यवाद दिनेश जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है नियत, और उसको लेकर शिवराज जी पहले भी अपनी बात बहुत साफ कहते रहे हैं। ये तौर तरीके जो कई बार लोग चाहते हैं कि आप एक बदले हुए शरद द्विवेदी नज़र आएं, एक बदले हुए दिनेश गुप्ता जी नज़र आएं, बदले संजय यादव या शंकर लाल तिवारी जी नज़र आएं, संजय यादव जी नज़र आएं, ऐसा संभव नहीं होता। राम को अगर हम देखते हैं तो 3 दिन वो समुद्र के किनारे प्रतीक्षा करते हैं और 3 दिन बाद
धनुष बाण बिना किसी क्रोध के उठाते हैं और कहते हैं अब धनुष उठाने का सही समय है। लक्ष्मण उसी क्षण से कहते रहते हैं कि उठाइए उठाइए, सुखा डालिए, इसकी ये हिम्मत। 3 दिन से खड़े हैं हम लोग। और लेकिन ये हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि शक्ति आपको और विनम्र बनाती है। वो आपको ये बताती है कि आपके हाथ में एक ऐसा हथियार है जिसका नाम है शक्ति। और ये शक्ति अगर आपने किसी के कहने सुनने पर या आपने खुद ही आवेश आवेग में आकर इसका बहुत शीघ्रता से इस्तेमाल कर लिया तो ये विध्वंस ही करेगी। शिवराज जी इसके प्रतीक रहे हैं और यही वजह है कि हम उनसे इस बार भी ये अपेक्षा रखते हैं कि वो नाराज़, पहला ऐसा नहीं है कि उनका गुस्सा इसके पहले नहीं देखा गया है। मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी बदले गए हैं और मुझे लगता है कि ये टेन्योर बीजेपी का ही रहा है और मुख्यमंत्री भी जो हैं उस समय शायद शिवराज जी ही रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले भी घटी हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि परिवर्तन स्थायी हो, वो निरंतर चलने वाला हो, नतीजे देने वाला हो। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी ज़ोर से बोलकर ये बात कहता है या कोई बहुत विनम्रता से मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम की तरह स्नेह से ये बात कहता है कि अब युद्ध समाप्त हुआ, अब रावण के समापन के साथ सारा वैर भाव समाप्त हुआ, अब लंका से भी हमारा कोई वैर भाव नहीं है। मुझे लगता है ये सारी बातें जो इन सारी चीज़ों को सत्ता के शीर्ष पर बैठकर करता है वो और बेहतर समझता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में इस बार बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन शिवराज जी के उसी अंदाज में जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं।